रहीम स्टार्ट करते हैं गायटन के चैप्टर 76 की पार्टों की वीडियो को। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी कर रहे होंगे। स्टार्ट में ना उन्होंने थोड़ी बहुत पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी, उसकी थोड़ी बहुत एम्ब्रियोलॉजी वगैरह बताई हुई है। ठीक है, बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इसका वेट 0.5 से 1 ग्राम होता है और डायमीटर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर होता है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, और स्कल में एक बोन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होती है, इसको कहते हैं सेरा टर्शिका। उस सेरा टर्शिका के अंदर, उस सेरा टर्शिका के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है। डाउन होने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड अगर देखो तो हाइपोथैलेमस से लटका हुआ है, सही है। और ये जिस स्ट्रक्चर से लटका हुआ है इसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल स्टॉक या पिट्यूटरी स्टॉक। ठीक है, क्योंकि हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही चीज है। डाउन होने के बाद अब पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस भी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी है। भूल रहा हो तो याद रख लो, ए से एडिनो, ए से एंटीरियर। ठीक है, तो ए से एंटीरियर पिट्यूटरी और ए से एडिनो हाइपोफाइसिस। डन होगी बात। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दरमियान में एक ए वैस्कुलर एरिया होता है जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। डन होगे बाद। तो बस ये उन्होंने थोड़ी बहुत आपको एनाटॉमी बताई है पिट्यूटरी ग्लैंड की, डिटेल से हम उसको ग्रॉस करने देख रहे होते हैं। अच्छा, फिर जहां तक जिक्र आता है ना इसकी एम्ब्रियोलॉजी का, तो वो भी उन्होंने बताया हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो ओरिजिन है ना, वो दोनों का फर्क है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपके पास रस्केस पाउच से अराइज हो रही होती है। यार मिसाल के तौर पर आप समझो, ये बंदा होता है ना, ये उसका नाक बना लिया, ये मैंने उसका मुंह बना लिया, बस भयानक सा बना जैसा भी बना है। खैर एनीवेज, अब ये उसका ब्रेन है ना, यूं ऊपर से ब्रेन से एक नीचे को आ रही होती है, और ये जो फेरेंजियल कैविटी होती है, बेसिकली फेरेंजियल कैविटी से एक ऊपर को फॉर्म हो रही होती है। ये जो ऊपर को फॉर्म हो रही है ना, फेरेंजियल कैविटी से एक ऊपर को जो फॉर्म हो रही है, इसको हम कहते हैं रस्केस पाउच। और ब्रेन के पोर्शन से जो नीचे को आ रही है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। करते करते ये आपके पास बन जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और यूं ऊपर से बन जाता है आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर ऐसे तो ये खत्म हो जाता है, तो हम कहते हैं जी ये आ गया आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी और जिसके सामने लगी हुई एंटीरियर पिट्यूटरी। कुछ इस तरह से होता है। तो बस ये याद रख लो कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो रस्केस पाउच से राइज हो रही है, और इसी तरह से इसके सेल्स में बड़े एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, जाहिर बात है फेरेंजियल पाउच से आ रही है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें आपके पास ग्लियाल सेल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो न्यूरल टिश्यू वगैरह से अराइज हो रही होती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो ओरिजिन है वो फर्क है। डिटेल इसकी हम एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों हर चीज को उन्होंने थोड़ी थोड़ी जाके फिर आगे चल पड़ते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के अलग सेक्रेशन है, पोस्टीरियर के अलग है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मेन सेक्रेशन देखी जाए तो 5 तरह के हार्मोन को सेक्रेट कर रहा है। वैसे उसके अलावा कुछ और भी होती है, लेकिन उनका हम जिक्र नहीं करते, बड़ी नेग्लिजिबल है या उनको हम स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो मेन सेक्रेशन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी की 5 है। ग्रोथ हार्मोन, नाम से ज़्यादा इसका काम है ग्रोथ करवाना। उसके लिए प्रोटीन फॉर्मेशन करवाएगा, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करवाएगा और सेल्स की डिफरेंशिएशन करवाएगा। ठीक है, डिटेल्स इसको हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में इंशाल्लाह। नंबर 2, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। नाम से जाहिर है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। डन के बाद नंबर 3, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से जाहिर है थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको ये इंक्रीज करेगा। नंबर 4, प्रोलैक्टिन। लैक्टिन जब आ गया तो आपको पता चलेगा मिल्क प्रोडक्शन में इसका रोल है। और नंबर 5, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, जिसमें 2 तरह के आ रहे हैं। एक आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। ये ओवरीज की, टेस्टिस की, इन चीजों की ग्रोथ वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनके सिक्रीशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन, और 2 हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन होती है। नंबर 1, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच भी कहते हैं, वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये आपको पता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है किडनीज में। ठीक, और नंबर 2, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम ये बेसिकली जब डिलीवरी होती है ना तो उसके अंदर भी हेल्प कर रहा होता है, और बेबी के सकलिंग के दौरान मिल्क जो है वो निपल्स में आ जाए या जो बेसिक सेल्स है वहां से वो रिलीज हो जाए, इस चीज में भी ऑक्सीटोसिन रोल प्ले कर रहा होता है। डन की बात। एक निमोनिक मैंने बनाया था, ये टोटल 7 हो गए ना हार्मोन्स, 5 एंटीरियर पिट्यूटरी के, 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। तो इनको याद करने के लिए मैंने निमोनिक बनाया था कि गाना गाते हैं ना, तो आपने गाना नहीं गाना, आपने एटीपी गाना है जी। तो एटीपी गाओ जी, क्या गाओ? एटीपी गाओ जी। ठीक होगी बात। ए स्टैंड्स फॉर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, टी स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पी स्टैंड्स फॉर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन, फिर दोबारा जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ हार्मोन, फिर ए स्टैंड्स फॉर, पहले हो गए थे ना एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, तो अब ए स्टैंड्स फॉर एडीएच, ये आप कह सकते हो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीटोसिन, जी स्टैंड्स फॉर, पहले हमने कहा था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, तो अब नहीं, पहले कहा था ग्रोथ हार्मोन, अब हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक हो गई बात। तो ये हमारे पास निमोनिक हो गया एटीपी गाओ जी, जिनमें से ये 2 जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं, बाकी सारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ऑलराइट। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी का ज्यादा जो हार्मोन है ना, वो जरा गौर करो, वो उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं।
यानी कि वो बजाय इसके कि अपना काम कराएं, वो दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर अपने इफेक्ट्स रखते हैं। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड पे इफेक्ट रख रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट रख रहा है। इसी तरह प्रोलैक्टिन जो है वो ब्रेस्ट की प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स को, ओवरीज को, उन चीजों को स्टिमुलेट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अलबत्ता खुद ही एक्शन कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर जो है वो रेगुलेटिंग हार्मोन है, दूसरी चीजों को मतलब दूसरे ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की 5 सिक्रीशन हम पढ़ चुके हैं। इन पांचों हार्मोन्स को सिक्रिएट करने के लिए 5 तरह के सेल्स होते हैं, यानी हर हार्मोन के सिक्रीशन के लिए एक टाइप ऑफ सेल्स होंगे। डन हो के बाद उन टाइप ऑफ सेल्स के नाम याद करना मतलब बहुत आसान है। ग्रोथ हार्मोन के लिए सेल होते हैं जो कहते हैं सोमैटोस्टेटिन, नहीं सॉरी सोमैटोट्रॉप्स। ठीक है, बाद ग्रोथ हार्मोन के लिए सोमैटोट्रॉप्स होते हैं। एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लिए कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए थायरोट्रॉप्स होते हैं। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के लिए गोनेडोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि गोनेडोट्रोपिक जितने भी थे ना, एफएसएच और एलएच, इन दोनों के लिए एक ही टाइप ऑफ सेल्स हैं, गोनेडोट्रॉप्स। डन के बाद और तीसरा फिर प्रोलैक्टिन फॉर्म करने के लिए आपके पास लैक्टोट्रॉप्स होते हैं। और अगर आप कंसंट्रेशन वगैरह को देखें तो एंटीरियर पिट्यूटरी में ज्यादातर 30 to 40% आपके पास सोमैटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स। सही होगी बात। उसके अलावा बाकी पे तकरीबन 20% आपके पास एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक कॉर्टिकोट्रॉप्स होते हैं, और बाकी पे 3-5% बाकी थोड़े बहुत बाकी होते हैं। डाउन की बात सबसे तो कौन से हैं? सोमैटोट्रॉप्स। ये जो सोमैटोट्रॉप्स हैं यानी ग्रोथ हार्मोन फॉर्म करने वाले सेल्स, ये होते हैं एसिडोफिलिक। जब हम इनकी हीमोटॉक्सिन यूसिन स्टेनिंग करते हैं ना, तो ये होते हैं एसिडोफिलिक। तो अगर कभी कोई ऐसा ट्यूमर हो जिसमें ये सोमैटोट्रॉप्स इंक्रीज कर जाएं, तो उस ट्यूमर को हम कहते हैं एसिडोफिलिक ट्यूमर। ये चीज जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर एमसीक्यूज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आपको कह रहे होंगे ना एसिडोफिलिक ट्यूमर हो गया है, तो आप समझ जाना कि इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज कर रही है, खासकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन इंक्रीज कर रही है। अब वो कभी आपका कुछ थायराइड का जिक्र चल रहा होगा, वहां पे वो कहेंगे तो कह देंगे एसिडोफिलिक ट्यूमर, आप कहोगे यार ये अजीब गड़बड़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस सॉरी पिट्यूटरी से। और अगर एसिडोफिलिक ट्यूमर हो गया, इसका मतलब है पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा बन रहा है, थायरॉक्सिन ज्यादा फॉर्म हो रहा होगा। ठीक होगी ना बात। तो वो बड़ा ना एसिडोफिलिक ट्यूमर को इनडायरेक्टली रिलेट कर रहे होते चीजों से, तो वो इंसान उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो। तो याद रखना चाहिए आपको, एसिडोफिलिक ट्यूमर का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस का इंक्रीज करना। ठीक है, इस तरह याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ऑल्दो सिर्फ उन्होंने ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन का जिक्र किया है, लेकिन आप वैसे एक मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन के अलावा किसी और का रेफरेंस हो रहा है, तो बस याद रखना कि एसिडोफिलिक ट्यूमर से दूसरी सिक्रीशंस इंक्रीज ही करेंगी, कम नहीं होंगी। ऑलराइट, ये तो हमने पढ़ लिया एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। फिर आते हैं हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। इनको देखा जाए तो बेसिकली ये पहले तो हमने कहा ना एंटीरियर पिट्यूटरी के हर तरह के हार्मोन को रिलीज करने के लिए कोई टाइप ऑफ सेल होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज ही हाइपोथैलेमस की सेल से हो रहे होते हैं। क्या मतलब? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास बजाते खुद कोई ऐसे सेल्स नहीं होते जो कि इनको फॉर्म करें, बल्कि वो सेल्स वहां के पास मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स होते हैं। होता बेसिकली क्या है, ये देखो, ये मिसाल के तौर पे ऊपर आ गया हमारे पास हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये नीचे आपके पास पिट्यूटरी में फॉर्म कर देता हूं जी। सिंपल बात, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सही। अब इस तरह के सेल्स हैं, ये देखो, ये न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी जो है वो हाइपोथैलेमस में है, और उसका जो फाइबर है वो पहुंच गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अब जो भी हार्मोन, मिसाल के तौर पे ऑक्सीटोसिन है, हम कहते हैं ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब वो कैसे रिलीज हो रहा है? इस न्यूरॉन ने ऑक्सीटोसिन को फॉर्म किया, और फॉर्म करके फिर अपने एक्सॉन में से यानी कि एक्सोप्लाज्म में से होते हुए ये न्यूरॉन पहुंच गया इस नर्व एंडिंग पे, और अल्टीमेटली इस न्यूरॉन ने रिलीज कर दिया ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज कहां पे हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। फॉर्म कहां पे हो रहा है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है बात। वो फॉर्म करने वाले जो सेल्स हैं वो बेसिकली हाइपोथैलेमस में होते हैं। ठीक है बात। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो यहीं बेचारा बदनाम हुआ है, सिक्रीशन तो सारी हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की पांचों सिक्रीशन के लिए हमने कहा था कि 5 तरह के सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई खास टाइप ऑफ सेल्स हम नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि उसकी जो सिक्रीशन है वो वैसी मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं, जो कि आप बताते हैं खुद हाइपोथैलेमस में मौजूद, मतलब उनकी सेल बॉडी जो हाइपोथैलेमस में, सिर्फ नर्व फाइबर्स उन्होंने भेजे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। डन के बाद वो खुद कहां पे होते हैं? हाइपोथैलेमस के जिन न्यूक्लियाई में होते हैं उनको हम कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर आगे जाकर हम देखेंगे इनमें से कौन से न्यूक्लियाई से एडीएच रिलीज हो रहा है, इनमें से कौन से न्यूक्लियाई से आपके पास
ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, ये डायग्राम देखिएगा। इस डायग्राम में उन्होंने शो किया हुआ है कि जब हमने स्टेनिंग की है, हमें मुख्तलिफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टेनिंग की है, तो हमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स मिले हैं और कम से कम 5 टाइप ऑफ सेल्स हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, वही 5 जिनका हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया है। डन हो गई बात? ऑलराइट जी, आगे आता है हमारे पास हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स पिट्यूटरी सिक्रीशन। लो जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, मतलब उसको भी कंट्रोल करने वाला, उसका भी मास्टर होता है हाइपोथैलेमस। ये प्यो का भी प्यो है, समझ आ रही है बात? एंटीरियर पिट्यूटरी ने 1-2 हार्मोन्स के अलावा ज्यादातर हार्मोन्स दूसरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट या रेगुलेट करने के लिए रखे हुए थे, ठीक है। लेकिन ये एंटीरियर पिट्यूटरी बजाते खुद भी हाइपोथैलेमस से रेगुलेट हो रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस यानी कि फुल मास्टर हो गया, किंग हो गया, टॉप पे आता है, क्योंकि ज्यादातर रेगुलेशन जो है वो हाइपोथैलेमस ही कर रहा होता है। सही होगी बात? अब हाइपोथैलेमस किस तरह से रेगुलेशन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी किस तरह से रेगुलेशन कर रहा है, वो तो बहुत आसान काम है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो वैसे ही सिक्रीट ही वो करता है जो हाइपोथैलेमस चाहता है। हाइपोथैलेमस नहीं फॉर्म करेगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट ही नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल कर रहा है यार, ये भी तो बताओ ना हमें। वो बिल्कुल हम बताते हैं जनाब वाली। एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, बजाते खुद न्यूरॉन्स नहीं भेजता, अलबत्ता अपनी सिक्रीशंस भेजता है हाइपोथैलेमस में। कैसे भेजता है हाइपोथैलेमस सिक्रीशंस? ब्लड के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर आपके पास हाइपोथैलेमस है, ये आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपके पास आई ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल ने यहाँ पे कैपिलरीज फॉर्म की हैं। ये आपके पास रीजन है, इसको कहते हैं मीडियन एमिनेंस। मीडियन एमिनेंस हाइपोथैलेमस का लोअर पोर्शन होता है, लोएस्ट पोर्शन होता है, वो पोर्शन जो कि पिट्यूटरी के बिल्कुल पास है, ठीक है बात। अब ये जो ब्लड वेसल आई थी, इसने कैपिलरीज फॉर्म की इस जगह पे मीडियन एमिनेंस में, सही हो गई बात। फिर दोबारा ब्लड वेसल बनी और फिर आगे आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर कैपिलरीज फॉर्म कर ली है इसने। पहली बात, जब भी कोई ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ऐसी जगह आ जाए जहां पे 2 कैपिलरीज आपस में कनेक्ट हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। सही होगी बात? जिस तरह वो जो आपके पास दूसरा पोर्टल सिस्टम होता है जो कि जीआईटी और लिवर के दरमियान में होता है, उसको भी पोर्टल सिस्टम हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले आपका जो जीआईटी है, ये आपकी इंटेस्टाइन्स वगैरह हो गई, ठीक है, वो ब्लड वेसल्स पहले इंटेस्टाइन्स में अपनी कैपिलरीज फॉर्म करती हैं, फिर वो कैपिलरीज सारी मिल जाती हैं, मिल के आर्टरी बनती हैं, और फिर दोबारा जब वो लिवर के पास पहुंचती हैं, दोबारा वो कैपिलरीज फॉर्म करती हैं, ठीक है, फिर दोबारा मिलके वो चलेगी हार्ट में। तो ये 2 कैपिलरीज आपस में कनेक्ट हुई है ना, ये कैपिलरी नेटवर्क है, ये भी कैपिलरी नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्ट हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सही है बात? तो यहां भी देखो तो इधर भी कैपिलरीज बन रही हैं और इधर भी कैपिलरीज बन रही हैं, तो इसको भी हम कहते हैं पोर्टल सिस्टम। कौन सा पोर्टल सिस्टम? हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये देखिएगा, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। अब होता क्या है, ये जो कैपिलरीज है ना आपके पास, जो हाइपोथैलेमस से बनती हैं, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स, अब जरा मैं दोबारा करके अपना फेस दोबारा कर रहा हूं, देखो हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए कुछ न्यूरॉन्स रिलीज करने थे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो बड़े आराम से रेगुलेट कर लेते, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो डायरेक्टली उसके न्यूरॉन्स पहुंच रहे हैं। सही होगी बात? एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए वो क्या करता है, अपनी सिक्रीशंस कर देता है ब्लड के अंदर, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के अंदर, और ये पोर्टल सिस्टम फौरन उन सिक्रीशन को लेकर एंटीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में वो हार्मोन पहुंच गए तो एंटीरियर पिट्यूटरी की जो रेगुलेशन है वो हो जाती है आपके पास। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास है यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस का एक न्यूरॉन है जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रेगुलेट करता है। तो हाइपोथैलेमस का एक न्यूरॉन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इस ब्लड में डाल देगा, और उस ब्लड से जब वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी। तो यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी की प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अपनी सिक्रीशन कर देता है। वो सिक्रीशन पहुंचती है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी उसके हिसाब से अपनी जो सिक्रीशन है उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर लेता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो हमने ये देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑलमोस्ट सारी सिक्रीशंस हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेट हो रही होती हैं। या तो हाइपोथैलेमस कोई न्यूरोनल सिग्नल्स भेज रहा होता है, जैसे कि हमने देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट न्यूरॉन आ रहा होता है, सही होगी बात, या हार्मोनल सिग्नल्स, जैसा कि हमने देखा कि एंटीरियर पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को रेगुलेट करने के लिए हमने कुछ हार्मोन्स रिलीज कर दिए इस ब्लड में,
जो कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल वेसल्स की मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच गए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में रेगुलेशन हो रही है हार्मोनल सिग्नल से और यहाँ पे रेगुलेशन हो रही है डायरेक्ट न्यूरोनल सिग्नल से। डन के बाद तो हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से रेगुलेट हो रहा होता है। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के नीचे से उतार के बॉडी में किसी और जगह पे लगा दें तो हम देखते हैं इसकी जो सिक्रीशन है वो बहुत वेरी कर जाती है। ज्यादातर एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन होती है वो बहुत कम हो जाती है। सही कि बिल्कुल जारी बात है, हाइपोथैलेमस उनको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ भेज ही नहीं रहा, सिर्फ प्रोलैक्टिन है जो कि सिक्रीशन इसकी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो आगे जाके हम डिटेल से देखेंगे। अभी इन शॉर्ट ये बात याद रख लें, हाइपोथैलेमस ज्यादातर सिक्रीशन को इंक्रीज करता है लेकिन प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगी, बाकी सारी कम हो जाएगी सिक्रीशन। डन होगी बात। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलता है कि यार किसकी सिक्रीशन बढ़ानी चाहिए किसकी कम करनी चाहिए? तो जाहिर बात है, अगर ये इतना बड़ा मास्टर बना हुआ है तो इसको कहीं ना कहीं सिग्नल्स भी तो आते ही होंगे ना। तो हम बॉडी में ज्यादातर चेंजेस के सिग्नल्स हाइपोथैलेमस को बताते रहते हैं। ये प्यो का प्यो बना हुआ है तो इसलिए हम बताते रहते हैं भाईजान क्या हो रहा है। अगर आपकी बॉडी में पेन के सिग्नल्स भी ब्रेन तक पहुंचते हैं तो वो भी हम हाइपोथैलेमस को थोड़ा बहुत बताते हैं कि भाईजान पेन हो रही है। ठीक है बात। इसी तरह कुछ थॉट्स हो, डिप्रेसिंग थॉट्स हो, एक्साइटिंग थॉट्स हो तो भी कुछ ना कुछ सिग्नल हम इसके बाद बताते हैं भाईजान ये हो रहा है। और फैक्टरी स्टिमुलाई यानी कि कोई स्मेल आई है तो भी कुछ ना कुछ हाइपोथैलेमस को सिग्नल्स पहुंचते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन ये वो, इन सारी चीजों के सिग्नल्स हम हाइपोथैलेमस को पहुंचाते रहते हैं ताकि हाइपोथैलेमस को बॉडी की सिचुएशन का बहुत अच्छे से पता हो और उसी हिसाब से वो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को बढ़ाए या कम करे। डन होगी बात। ऑलराइट, यहां तक ये बातें कंप्लीट होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या क्या कुछ रिलीज कर रहा है। हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स को हम देखेंगे। सही होगी बात। हाइपोथैलेमस ने अगर आगे किसी हार्मोन को इंक्रीज करना हो तो वो उसके लिए रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और अगर किसी सिक्रीशन को डिक्रीज करना हो तो वो उसके लिए इनहिबिटरी सिक्रीशन करेगा, इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, जो भी न्यूरॉन्स हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज देखना, हाइपोथैलेमस में वो न्यूरॉन्स जिन्होंने हार्मोन बनाने हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए, वो न्यूरॉन्स मुख्तलिफ जगहों से ओरिजिनेट हो रहे हैं। कोई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, लेकिन जाहिर बात है वो गुजरते एक ही रास्ते से हैं। वो ये आप देख सकते हैं कि एक इन्वेजिनेशन हुई है, यानी कि हाइपोथैलेमस का एक पोर्शन है जो कि पिट्यूटरी में थोड़ा सा अंदर को गया हुआ है, इसको हम कहते हैं ट्यूबर सैनेरियम। ठीक है के बाद अब ये जो ट्यूबर सैनेरियम है, सारे न्यूरॉन्स जो है वो ट्यूबर सैनेरियम में से ही गुजर रहे होते हैं। तो अगर हम ट्यूबर सैनेरियम में कोई स्टिमुलेशन करेंगे, ट्यूबर सैनेरियम में हम कोई करंट वगैरह रिलीज करेंगे, यानी वहां के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेंगे, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के तकरीबन सारे ही जो रेगुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। डन के बाद थायराइड रिलीजिंग हार्मोन था वो भी रिलीज हो जाएगा, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन थे सारे रिलीज हो जाएंगे। सही हो के बाद तो अगर यहाँ पे आप कुछ करोगे, यहाँ पे आप स्टिमुलेट करोगे, ट्यूबर सैनेरियम में स्टिमुलेट करोगे तो सारे आने वाले जो रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स थे वो बढ़ जाएंगे। लेकिन वो सारे न्यूरॉन्स ओरिजिनेट मुख्तलिफ जगहों से हो रहे होते हैं। सही के बाद हाइपोथैलेमस की कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप कुछ रिलीज करो, मतलब आप स्टिमुलेट करो तो हम कहें कि भाई सारे न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो गए, ना जी ना। कोई न्यूरॉन कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, कोई कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों से, उन मुख्तलिफ जगहों पे उनकी सेल बॉडीज होती हैं, मुख्तलिफ जगहों से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। सही की बात। यहाँ पे उन्होंने ये वाली बात बताई हुई थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के इन 5 सेल्स के लिए कौन कौन से 5 हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। ज्यादातर जो हम हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं ना, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, स्टिमुलेटरी इफेक्ट रखते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये इन थायरोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि ज्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बने। सही होगी बात। नंबर 2, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपके कॉर्टिकोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि ज्यादा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बन सके। सही है की बात। वेरी सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपके पास जो सोमैटोट्रॉप्स थे यानी ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले सेल्स थे उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बने। ठीक है बात। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन भी बनाता है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का काम करना हुआ तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन बना देगा, बढ़ाना हुआ तो रिलीजिंग हार्मोन बना देगा। ज्यादातर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ही होता है, यानी ज्यादातर हम ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट ही कर रहे होते हैं। डन। फिर आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो गोनेडोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करेगा, और गोनेडोट्रॉप्स क्या क्या बनाते हैं, एफएसएच भी बनाते हैं और एलएच भी बनाते हैं। इसका मतलब है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा और एलएच की प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा। इन दोनों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
एक ही तरह का रिलीजिंग हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से आ रहा है, जानने की बात। और प्रोलैक्टिन के लिए प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो कि यहाँ पे लैक्टोट्रॉप्स को इनहिबिट करेगा। सही है कि बात, सबको हम स्टिमुलेट कर रहे थे, सिर्फ प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करते हैं। अब देखो मिसाल इस तरह से है ना, सारे हार्मोन जो ना वो कम बन रहे होते हैं तो उनको स्टिमुलेट करना पड़ता है, जबकि प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बन रहा होता है तो उसको हम इनहिबिट करके रेगुलेट कर रहे होते हैं। सही है कि बात, हम कहते हैं ज्यादा इनहिबिट करो या कम इनहिबिट करो। अगर हमने प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बढ़ानी हो तो हम इनहिबिशन को कम कर देंगे। तो अगर वो आपसे पूछते हैं कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो गए हैं, तो आप कहेंगे कि ज्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाएंगी, लेकिन प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये आपको बात बस ध्यान रहनी चाहिए। इसी तरह अगर आपके हाइपोथैलेमस में ट्यूमर हो रहा है, यानी कि हाइपोथैलेमस की सिक्रीशंस बढ़ रही हैं, तो ज्यादातर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी, प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोलैक्टिन को हाइपोथैलेमस इनहिबिट करता है। सही होगी ना बात? तो ये बात आपने बात ध्यान में रखनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के ज्यादातर हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कर रहा है, प्रोलैक्टिन ऐसा है जो उसको हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर रहा है। डन होगी बात, क्लियर है, उसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। Specific areas in the hypothalamus control secretion और specific hypothalamic releasing और inhibitory hormones, ये वही वाली बात है जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि हाइपोथैलेमस के मखसूस एरियाज होते हैं जो कि मुख्तलिफ सेल्स, एंटीरियर पिट्यूटरी के मुख्तलिफ सेल्स को स्टिमुलेट कर रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। मिसाल के तौर पे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के लिए हो जाता है ये वाले न्यूरॉन्स हो, ठीक है। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के लिए हो जाता है यहाँ पे न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे हो, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के मुख्तलिफ हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से मुख्तलिफ जगह से न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, जो कि इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्मोन को रिलीज कर देते हैं, रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज कर देते हैं, और वो हार्मोन आपके पास ब्लड के थ्रू यहाँ तक पहुंच जाता है और यहाँ पे मौजूद साइनसेस के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी को रेगुलेट कर लेता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।